Assalamualaikum and welcome to my channel Learn to Lead with Aisha. This video is for those जो कि जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज क्या थे और इवेंट्स क्या हुए थे। तो आज हम लोग वर्ल्ड वॉर वन को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर वन अगर हम लोग देखें तो इसके रीजंस क्या थे या फिर वॉर का बैकग्राउंड क्या था, उसमें सबसे पहला रीजन अगर हम लोग देखें तो वेरिएशंस इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मेजर पावर्स। यूरोप के अंदर जो डिफरेंट पावर्स थी, यूरोप के अंदर भी बाद में यूएसए और जापान भी इन्वॉल्व हो गए थे, तो इसलिए उनके पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखते हैं। जो मेजर पावर्स थी वर्ल्ड के अंदर, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स में डिफरेंसेस थे। किस तरह से चार डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे। डेमोक्रेटिक रिजीम था, सेमी डेमोक्रेटिक रिजीम था, मोनार्की थी और ऑटोक्रेसी थी। जहां तक डेमोक्रेटिक रिजीम की बात है तो यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी थी मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो उनको इलेक्ट किया जाता था और प्रॉपर उनके थ्रू गवर्नमेंट की जाती थी। जहां तक सेमी डेमोक्रेटिक रिजीम की बात है तो ये सिस्टम जर्मनी और जापान में देखा गया था। जर्मनी के अंदर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट तो थी जिसको रीस्टैग कहते थे। ये जर्मनी के इलेक्टेड पार्लियामेंट का नाम था, लेकिन जो रियल पावर थी वो चांसलर के पास थी और इसके अलावा एक एम्परर भी था या फिर केजर। इसके अलावा जापान की जहां तक बात है तो जापान के अंदर भी सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। जापान में भी एक इलेक्टेड लोअर हाउस था, यानी कि इलेक्टेड लोअर हाउस होने का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी तो थी लेकिन सेमी डेमोक्रेसी किस तरह से थी। जापान में भी एम्परर था और साथ ही एक प्रिवी काउंसिल होती थी। ज्यादा पावर एम्परर और प्रिवी काउंसिल के पास होती थी। तो यूं गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तो थी लेकिन सेमी डेमोक्रेटिक थी, क्योंकि पार्लियामेंट के होते हुए भी ज्यादा पावर एम्परर के पास या फिर रूलर के पास होती थी। उसके बाद अगर मोनार्की देखें तो मोनार्की में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, लेकिन ये पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक क्लास थी जो कि सिर्फ उसको इलेक्ट किया करते थे। उनको सिर्फ राइट था इलेक्ट करने का, बाकी आम लोगों को नहीं था। तो यूं मोनार्की एस्टैब्लिश हुई थी और ये सिस्टम इटली में देखा गया। इटली भी वर्ल्ड वॉर वन में इन्वॉल्व था। उसके बाद ऑटोक्रेसी अगर देखें तो ऑटोक्रेसी रशिया के अंदर और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर, इसको हंगरी लिख लीजिएगा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा पूरा। ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर ऑटोक्रेसी देखी। अब ऑटोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? ऑटोक्रेसी का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे भी इलेक्टेड पार्लियामेंट तो जरूर थी, लेकिन एब्सोल्यूट रूल एक किंग का था या रूलर का था जो रूल कर रहा था। और जब कभी भी रूलर को ये फील होता था कि वो पार्लियामेंट की एडवाइस को या पार्लियामेंट के लिए हुए डिसीजंस को बायपास करके अपना कोई डिसीजन दे दे, तो वो अपने डिसीजंस दे सकता था। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स थे मेजर पावर्स के, ये किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट का बायस बने। देखिए कोल्ड वॉर में हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की वॉर थी। कम्युनिस्ट क्या चाहते थे, दुनिया के ऊपर कम्युनिज्म राज करे। कैपिटलिस्ट क्या चाहते थे, दुनिया के ऊपर कैपिटलिज्म राज करे। यही यहाँ पे भी था। जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, ये डिफरेंट मेजर पावर्स ये चाहती थी कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम वर्ल्ड के ऊपर रूल करे, तो यू इनमें कॉन्फ्लिक्ट था। नेक्स्ट अगर हम लोग रीजन देखें, बैकग्राउंड देखें वर्ल्ड वॉर वन का, तो 1880s के बाद ही इंपीरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई थी। इंपीरियलिज्म हम लोग IR1 में पढ़ चुके हैं। इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो गया था, एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी थी स्टेट्स ने बाकी स्टेट्स के ऊपर, बाकी स्टेट्स को कॉलोनीज बनाने के लिए या फिर मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका और दूसरा इंटरवेंशन इन चाइना। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका की टर्म यूज की जाती थी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज ये चाह रही थी कि अफ्रीकन जितनी भी कंट्रीज है उनको अपनी कॉलोनीज बना दें, या तो वहां से रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए या फिर वहां की मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए, ताकि अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। अब ये देखें रियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना यहाँ पे, कि रियलिस्ट थॉट थी। हम लोगों ने रियलिज्म में ये बात पढ़ी थी कि स्टेट्स अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, तो दूसरों पे इंपीरियलिज्म करना या फिर खुद को एक्सपैंड करना, दिस इज ऑल्सो अ रियलिस्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद इंटरवेंशन इन चाइना अगर हम लोग देखें तो चाइना की वो ये सिचुएशन नहीं थी जो आज हम लोग देखते हैं। चाइना बहुत ज्यादा क्रम्बल्ड स्टेट में था और यूएसए, जापान और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने किसी न किसी टाइम पे ये कोशिश की थी कि चाइना के अंदर इंटरवीन करके चाइना से बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अलायंस सिस्टम ने यूरोप को डिवाइड किया हुआ था। अलायंसेस किस तरह से स्टार्ट हुए थे, जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई थी 1871 के बाद, तो लेट 1870s में और अर्ली 1880s में, मतलब 1879, 1881 और 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली में अलायंसेस बन गए थे। इस तरह से 1900s में 1904, 1907 में फ्रांस और ब्रिटेन, इन कंट्रीज में अलायंसेस बन गए थे। तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, इनके अलायंस को ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। और मैंने FBR से याद किया था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया,
इनके अलायंस को ट्रिपल ऑन्टॉन कहा जाता था। यूं जब अलायंसेस बन गए तो अलायंस बनाना, अब देखें रियलिज्म से सोचे तो स्टेट्स क्या करती हैं, स्टेट्स दूसरी स्टेट के बारे में सस्पिशियसली सोचती है ना, तो यहाँ पे भी यही हुआ। अब एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ अलायंस बनाया, तीसरी राइवल स्टेट ने ये सोचा कि कहीं ये अलायंस मेरे खिलाफ ना बना हुआ, उसकी पावर को बैलेंस करने के लिए बाकी स्टेट्स ने अपने साथ अलायंसेस बनाए। तो यूं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ अप्लाई करेंगे। सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करी मैं, सारे कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही हूँ, बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रही हूँ, मैं दूसरी स्टेट के बारे में सस्पिशियसली सोचने की बात कर रही हूँ, जो कि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो यूं जब अलायंसेस बन गए तो यूरोप के अंदर पहले से ही डिवीजन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें मिलिटरिज्म, स्टेट्स ये भी कर रही थी कि ना सिर्फ अलायंसेस बना रही थी बल्कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रही थी और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज कर रही थी। अगेन न्यू रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही थी और साथ ही साथ अपनी आर्मीज को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। कॉन्स्क्रिप्शन वॉज नेसेसरी। कॉन्स्क्रिप्शन किसको कहते हैं कि ये बात लाजमी बना दी गई थी कि एक फ्रेम ऑफ एज था, उस फ्रेम ऑफ एज के लोग लाजमी आर्मी का हिस्सा बनेंगे, वो आर्म फोर्सेस में जरूर शामिल होंगे। तो यूं अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही थी। उसके बाद लास्ट अगर हम लोग देखें तो नेशनलिज्म, नेशन स्टेट सिस्टम 1900s के स्टार्ट में ये बात यूरोपियन स्टेट्स के बारे में सोची जाती थी कि शायद नेशन स्टेट सिस्टम की वजह से सब स्टेट्स आपस में यूनाइटेड होकर रहे, लेकिन उस नेशन स्टेट सिस्टम की वजह से, हम लोग पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट टायर 1 में, उसकी वजह से स्टेट्स में नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ था और उस नेशनलिज्म की बेस के ऊपर स्टेट्स आपस में डिवाइडेड थी, स्टेट्स कोऑपरेट नहीं कर रही थी। अगेन नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये IR 1 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करके इसको नेशनलिज्म को हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 का रीजन बता रहे हैं। एक और रीजन जो मेजर कॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बनी थी वो बल्कन वॉर्स थी। बल्कन वॉर्स 2 हुई थी, पहली बल्कन वॉर 1912 में हुई थी और दूसरी बल्कन वॉर 1913 में हुई थी। पहली जब बल्कन वॉर हुई तो इसमें क्या हुआ, जो बल्कन स्टेट्स थी इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अटैक कर दिया था। कौन कौन सी बल्कन स्टेट्स हैं, सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो और बल्गारिया ने, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अटैक किया और ऑटोमन एम्पायर क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, इसलिए ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो कि थोड़ी टेरिटरी एक्वायर की हुई थी और ऑटोमन एम्पायर काफी ज्यादा वास्ट थी, तो उनको इस बात से काफी प्रॉब्लम था कि इतनी ज्यादा वीक भी है ऑटोमन एम्पायर, तो इतना ज्यादा एरिया एक्वायर किए हुए क्यों है, तो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अटैक कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने काफी सारी लैंड एक्वायर भी की, लेकिन फिर जर्मनी और ब्रिटेन ने इंटरवीन करके एक पीस कॉन्फ्रेंस करा दी थी लंदन। और इस पीस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में हुआ क्या था, सर्ब्स चाहते थे कि उनको अल्बानिया मिले ताकि सी रूट उनको मिल जाए और वो सी के थ्रू ट्रेड कर सके बाकी वर्ल्ड के साथ। लेकिन ऑस्ट्रियंस ने इस जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मिलकर सर्ब्स को अल्बानिया नहीं मिलने दिया और ये डिक्लेयर करवाया कि अल्बानिया को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। यूं फर्स्ट बल्कन वॉर के एंड पे सर्ब्स वर नॉट सेटिस्फाइड। जब सेकेंड बल्कन वॉर हुई तो उसमें बल्गेरियंस मैसेडोनिया की वजह से डिससेटिस्फाइड थे। बल्गेरियंस ये चाहते थे कि उनको मैसेडोनिया मिले, जबकि उनको जब मैसेडोनिया नहीं मिला तो उन्होंने सर्ब्स को ब्लेम किया कि सर्ब्स ने हमें मैसेडोनिया नहीं मिलने दिया। एज अ रिजल्ट बल्गेरियंस ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन क्योंकि सर्बिया ने अलायंस किया हुआ था ग्रीस, रोमानिया और टर्की के साथ, तो इन्होंने सर्बिया को हेल्प आउट किया और यूं बल्गारिया ये वॉर हार गया। और जब बल्गारिया ये वॉर हारा तो ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट हुई थी 1913 में और उस टाइम पे बल्गारिया को बहुत सारी जो एक्वायर्ड टेरिटरी थी वो वापस करनी पड़ी थी। तो यूं दोनों बल्कन वॉर्स का एंड कुछ इस तरह से हुआ था कि एक तो सर्ब्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे और वो किसी भी टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी को अटैक कर सकते थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रियंस जो कि जिनको जर्मनी और ब्रिटेन की अलायंस हासिल थी, ऑस्ट्रियंस किसी भी टाइम पे सर्बिया को ये नहीं करने देना चाह रहे थे और वो सर्बिया पे अटैक कर सकते थे। तीसरी जो चीज हुई थी वो ये थी कि हम लोगों ने ट्रिपल ऑन्टेंट में क्या पढ़ा कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का अलायंस था, लेकिन यहां पर जर्मनी के साथ क्योंकि ब्रिटेन ने जर्मनी को हेल्प आउट किया था इस वॉर को एंड करवाने में, तो जर्मनी ने इसको ये परसीव किया कि ब्रिटेन हो सकता है फ्रांस और रशिया के साथ से अलायंस खत्म करके मेरे साथ अलायंस कर ले। तो यहाँ पे जर्मनी ने ब्रिटेन को मिस परसीव किया था। इसके बाद एक मेजर इवेंट था जो कि बेसिक रीजन बना था वॉर का, वो क्या थे और बाकी के सारे इवेंट्स क्या हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, वो देख लेते हैं। ओके, सो आई हैड टू चेंज द लोकेशन ऑफ माय स्टूडियो पूरा, तो आई होप ये नई लोकेशन थोड़ा सा मुबारक साबित हो और कंसिस्टेंसी आई जाए लेक्चर्स में।
मैप के ऊपर थोड़ा सा मैंने कुछ स्टेट्स जो हैं वो उस टाइम की जो थी वो मार्क कर दी हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं ऑफ कोर्स ये, लेकिन ये है कि इससे आपको इवेंट्स का आइडिया हो जाएगा। तो इवेंट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे वर्ल्ड वॉर में। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टीज टू द वॉर कौन कौन थी। तो पार्टीज टू द वॉर जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अलायंसेस बने हुए थे, और वही जो अलायंसेस बने हुए थे, तो एक तरफ एलाइड पावर्स थी, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थी। एलाइड पावर्स की अगर हम लोग बात करें तो उनमें ब्रिटेन था। ब्रिटेन के साथ ब्रिटेन में जितनी भी एम्पायर इंक्लूडेड थी, ऑस्ट्रेलिया के ट्रूप्स थे, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड। अब ब्रिटेन की डिफरेंट कॉलोनीज थी ना डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड पे, तो वो भी इंक्लूडेड थी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो खिलाफत मूवमेंट चली थी, इंडिया में चली थी। उस टाइम पे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था। उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रांस, रशिया और इटली, सर्बिया, बेल्जियम, रोमानिया, यूएसए और जापान, ये सब एलाइड पावर्स थी। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गारिया। तो ये दोनों तरफ अलायंसेस बने हुए थे। तो मैं साथ साथ यहाँ पे हेडिंग्स लिखती जाऊंगी और समझा मैं आपको मैप से दूंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टोटल वॉरफेयर की, इट वाज अ टोटल वॉर, नॉट वॉरफेयर, सॉरी, इट वाज अ टोटल वॉर। टोटल वॉर किस तरह से थी कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रीज, हर चीज डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी उस वॉर में लगा दी थी। इंडस्ट्रीज वेपन्स बनाना शुरू हो गई थी। और फिर अगर हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करें तो देखें, इंडस्ट्रीज ना सिर्फ इंडस्ट्रीज बल्कि पॉपुलेशन खुद, लोग, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि लोगों के लिए ये बात जरूरी थी कि उन्होंने आर्मी का पार्ट बनना है, आर्म फोर्सेस में शामिल होना है। तो सब के सब डायरेक्टेड थे टूवर्ड्स विनिंग द वॉर, कि हम वॉर जीत जाए। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ टोटल वॉर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आउटब्रेक ऑफ वॉर। अब ये वॉर शुरू कब हुई थी? समर 1914 में ये शुरू हो गई थी। और इसके लिए एक बैकग्राउंड रीजन बना था। वो क्या था? इसके पीछे जो रीजंस थे वो मेन मैं आपको बता चुकी हूँ। मिलिट्रिज्म, अलायंसेज, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, ये सब तो इसकी वजूहत थी ही। लेकिन एक इवेंट हुआ था जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये वॉर में गए थे। वो इवेंट क्या था? देखें, ये जो मैंने शो किया है ऑटोमन एम्पायर, इट इज टूवर्ड्स साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। इट वॉज टूवर्ड्स साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप। तो बहुत सारी साउथ ईस्टर्न जो स्टेट्स थी यूरोप की, वो ये चाहती थी कि इस ऑटोमन एम्पायर से हम लोगों की जान छूट जाए, क्योंकि इट हैड बिकम वेरी वीक, इट हैड बिकम द सिक मैन ऑफ यूरोप। और पहले जो मैंने बल्कन वॉर्स में आपको ये बात बताई कि बल्कन जो स्टेट्स थी, बल्कन मीन्स छोटी छोटी स्टेट्स, ठीक है। मतलब किसी स्टेट, बल्कनाइजेशन होता है कि किसी स्टेट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना। तो वो जो बल्कन स्टेट्स थी उन्होंने पहले अटैक भी किया था ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। तो ये जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स थी ये चाहती थी, यूरोप की साउथ ईस्टर्न स्टेट्स ये चाहती थी कि ऑटोमन एम्पायर से इनकी जान छूट जाए। और दूसरी तरफ ये भी था कि राइवलरी चल रही थी ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया की, क्योंकि रशिया, ये जो मैंने एस लिखा हुआ है ये सर्बिया है, ठीक है। रशिया सर्बिया को सपोर्ट करता था कि सर्बिया चाह रहा था कि यहाँ पे अपनी डोमिनेंस क्रिएट करे। और ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया की इसलिए राइवलरी चल रही थी क्योंकि रशिया सर्बिया को सपोर्ट करता था, और इसलिए सपोर्ट करता था कि कुछ सर्ब्स रशिया के अंदर रहते थे एज माइनॉरिटीज। तो सर्बिया को इस बात का भी डर था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बिया के ऊपर अटैक करके अपने साथ इसको अनेक्स न कर ले। तो यूं सर्बिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अलायंस बनाया हुआ था रशिया के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि अगर कभी ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया तो रशिया बदले में ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर अटैक कर देगा। तो हुआ कुछ यूं कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी का एयर था आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ये गया हुआ था बॉस्निया की सिटी साराजेवो में, और बॉस्निया के ऊपर कंट्रोल था ऑस्ट्रिया हंगरी का। लेकिन बॉस्नियंस और स्पेसिफिकली वहाँ पे जो सर्ब्स थे वो ये चाहते थे कि ऑस्ट्रिया हंगरी का कंट्रोल यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो सर्ब्स की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लैक हैंड, उसने अटैक किया आर्चड्यूक फर्डिनेंड के ऊपर, और आर्चड्यूक फर्डिनेंड की डेथ हो गई। यूं अब ऑस्ट्रिया हंगरी इस बारे में क्लियर तो नहीं था कि ये अटैक अब सर्बियंस ने ही करवाया हुआ है या नहीं, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को एक बहाना मिल गया कि अब हम सर्ब्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जो पहले वो इसलिए नहीं कर रहा था कि सर्ब्स का रशिया के साथ अलायंस था। तो यूं ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्ब्स के ऊपर अटैक करने की सोची, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्ब्स को एक अल्टीमेटम दिया जिसमें उन्होंने 23 जुलाई तक का टाइम दिया कि हमारी ये कुछ
डिमांड्स हैं इनको पूरा करो, अदरवाइज वील अटैक ऑन यू। और वो डिमांड्स इस तरह की थी कि सर्ब्स को उसको रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि सर्ब्स को अपनी सॉवरेंटी को प्रिजर्व करना था। तो यूँ 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। इसके बाद का जो पोर्शन है वर्ल्ड वॉर 1 का, बाकी के जो इवेंट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और वीडियो के एंड पे भी इसका मैंने लिंक दे दिया है। तो जस्ट क्लिक ओवर दैट एंड गो टू द नेक्स्ट पोर्शन।